बच्चों हम बात कर रहे हैं चैप्टर 4 लॉज ऑफ मोशन। लॉज ऑफ मोशन में इनर्शिया तक डिस्कस कर चुके हैं। आज का टॉपिक होगा न्यूटन लॉज ऑफ मोशन, जिसमें हम न्यूटन का फर्स्ट लॉ डिस्कस करेंगे और उस पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स भी लेंगे। बात आ गई है एप्पल वाले अंकल की, तो लगाइए हेडिंग न्यूटन लॉज ऑफ मोशन। मैं लिख दे रहा हूं न्यूटन लॉज, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। फर्स्ट हेडिंग हमारे पास है क्योंकि न्यूटन के 3 लॉज होते हैं जो न्यूटन ने दिए थे। अब उसमें से फर्स्ट लॉ हम कई तरीके से डिस्कस करेंगे। ऐसा नहीं कि जो बुक में लिखा है एज इट इज ही आप लिखो, थोड़ा डिफरेंट भी लिखोगे तब भी चलेगा। कई तरीके से समझेंगे। देखो न्यूटन फर्स्ट लॉ, न्यूटन फर्स्ट लॉ, इसको आप लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हो। क्या बोलते हो? लॉ ऑफ इनर्शिया। न्यूटन लॉ बोलिए या लॉ ऑफ इनर्शिया बोलिए, या इसी को आप गैलीलियो लॉ भी बोलते हो। क्या बोलते हो? गैलीलियो लॉ। तो 3 तरीके से आप कह सकते हो, गैलीलियो लॉ या लॉ ऑफ इनर्शिया या फिर न्यूटन लॉ, न्यूटन फर्स्ट लॉ या फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन। ठीक, क्या बोला न्यूटन ने यहां पर बात ये आई कि अगर किसी ऑब्जेक्ट की स्टेट को चेंज करना है तो फोर्स लगाना ही पड़ेगा। कोई भी ऑब्जेक्ट सेल्फ अपना स्टेट नहीं चेंज करता, ये बात यहां समझ में आएगी। और दूसरी बात ये है कि जो बुक में एनसीईआरटी में लिखा है वहां तो ये लिखा है कि नेट फोर्स 0 है। किसी ऑब्जेक्ट पे अगर लगा हुआ नेट फोर्स 0 है तो वो कैसा है? रेस्ट में है। कैसा है? रेस्ट में है। ऐसा जरूरी नहीं है। अगर नेट फोर्स 0 है तो क्या ऑब्जेक्ट मोशन में नहीं हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। उन बातों को भी समझेंगे। नेट फोर्स 0 है तो 2 बातें होती हैं, या तो ऑब्जेक्ट रेस्ट पे होगा या फिर कंटिन्यू इन यूनिफॉर्म मोशन होगा। तो पहले स्टेटमेंट लिखो, फिर इन दोनों बातों को समझते हैं। क्या होता है फर्स्ट लॉ? न्यूटन का फर्स्ट लॉ या लॉ ऑफ इनर्शिया या गैलीलियो लॉ। इफ एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट, लिख लीजिए, इफ एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट इट रिमेन रेस्ट। कोई ऑब्जेक्ट रुका है तो रुका ही रहना चाहता है, इट रिमेन एट रेस्ट। If it is in motion, it remain in motion, until unless no unbalance, बैलेंस नहीं है, अनबैलेंस, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। Until unless no unbalance force applied on it, ये होता है फर्स्ट लॉ। इफ एन ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट इट रिमेन इन रेस्ट, इफ इट इज इन यूनिफॉर्म मोशन इट रिमेन इन यूनिफॉर्म मोशन, until unless no unbalance external force applied on it। क्या होता है? external force applied on it। अगर कोई फोर्स नहीं लगाया है इसका मतलब तो यही होता है, that is F net 0 है। अगर किसी ऑब्जेक्ट पर लगा हुआ नेट फोर्स 0 है या सिस्टम पे लगा हुआ नेट फोर्स 0 है, इसका मतलब ये होता है कि उसका नेट एक्सेलरेशन 0 है। क्या है? नेट एक्सेलरेशन 0 है। और नेट एक्सेलरेशन की 2 मीनिंग होती हैं। एक तो ये है कि एक्सेलरेशन 0 है, इसका मतलब अगर ऑब्जेक्ट रुका है उस पर एक्सेलरेशन 0 है, अगर ऑब्जेक्ट रुका है उस पर एक्सेलरेशन 0 है, ये हो सकता है। या फिर कोई ऑब्जेक्ट इनिशियल वेलोसिटी से चल रहा है, उस पर भी एक्सेलरेशन अगर 0 है तो इसका मतलब है वो चलता जाएगा और उसकी जो वेलोसिटी किसी टाइम पर अगर आप जानना चाहते हो तो ये ही रहेगी,
उसकी वेलोसिटी में कोई फर्क नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि कोई एक्सेलरेशन इस इनिशियल वेलोसिटी पे लग नहीं रहा है। कोई ऑब्जेक्ट है वो जो इनिशियल वेलोसिटी u से चल रहा है तो u से ही चलेगा। आप किसी टाइम पर अगर u चेक करना चाहो कि 2 सेकेंड बाद या 10 सेकेंड बाद उसकी वेलोसिटी कितनी है, u ही है। अगर u 5 मीटर पर सेकेंड है तो 5 मीटर पर सेकेंड ही रहेगी, यहां कोई चेंज नहीं आएगा। इसका मतलब यही हुआ अगर एक्सेलरेशन 0 है तो कोई ऑब्जेक्ट चल रहा है जिस स्पीड से, जिस वेलोसिटी से चलता रहेगा, उसकी इस वेलोसिटी में, स्पीड में कोई फर्क नहीं आएगा। स्पीड बोल रहा हूं क्योंकि, और वेलोसिटी भी कह रहा हूं कि इसका मतलब डायरेक्शन चेंज हो रहा होगा। डायरेक्शन नहीं चेंज हो रहा होगा तो स्पीड की बात कर लेंगे, लेकिन उसमें कोई चेंज नहीं हो रहा है। यहां पर क्या है, मैं एक ही बात कह रहा हूं कि अगर नेट एक्सेलरेशन 0 है इसका मतलब वो ऑब्जेक्ट या तो रेस्ट पे है या फिर यूनिफॉर्म मोशन में। इसका मतलब क्या होता है, अगर अभी रुका है कुछ सेकंड बाद देखोगे तो कुछ सेकंड बाद इसकी वेलोसिटी 0 है। अगर एक्सेलरेशन नहीं लगा है, अगर ये मैं मार्कर टेबल पे रख दूं तो इसका वेलोसिटी 0 है। 10 सेकंड बाद मैं देखूंगा तब भी 0 रहेगा क्योंकि इस पर कोई एक्सेलरेशन नहीं लगा है। अगर मैं 0 बोल दूं, अगर ये चल रहा है किसी वेलोसिटी से तो यहां पर जितनी वेलोसिटी होगी उतनी वेलोसिटी यहां होगी, क्योंकि वेलोसिटी इंक्रीज नहीं हो रही क्योंकि एक्सेलरेशन 0 है। तो एक्सेलरेशन 0 होने के दो मतलब आते हैं, या तो रेस्ट या फिर यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन, अगर एक्सेलरेशन 0 है तो ऑब्जेक्ट या तो रेस्ट पे होगा फिर या तो फिर यूनिफॉर्म मोशन में होगा, यह मतलब आता है। अच्छा, नेट का मतलब क्या होता है, एक और चीज है। नेट का एक मतलब होता है इक्विलिब्रियम। अगर नेट फोर्स 0 है इसका मतलब सिस्टम या बॉडी कैसी है, इक्विलिब्रियम में है। कैसा है, इक्विलिब्रियम में है। अब यहां पर इक्विलिब्रियम का मतलब ये समझना है, अगर एफ नेट 0 है इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि एफ एक्स डायरेक्शन में जितने भी फोर्सेस हैं उन सबका सम 0 है, वाई डायरेक्शन में जितने फोर्सेस हैं उनका भी रिजल्टेंट 0 है, या फिर जेड डायरेक्शन में जितने भी फोर्सेस हैं उन सबका नेट 0 है। एफ नेट का मतलब ही है एक्स वाई जेड तीनों डायरेक्शन में लगने वाले फोर्सेस का सम 0 है। ये तो एक तरीका हो गया, जरूरी नहीं है कि आप ये लिखो। दूसरा तरीका देखिए, इफ नेट फोर्स ऑन अ बॉडी इज 0, इफ, दूसरा तरीका ये है, इफ नेट फोर्स ऑन अ बॉडी इज 0, बॉडी इज 0, या इफ नेट एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज 0, ऐसा भी लिखा जा सकता है। इफ नेट फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी, यहां मैं लिख सकता हूं एक्टिंग ऑन अ बॉडी या फोर्स ऑन अ बॉडी इज 0, इट मस्ट बी, इसका क्या मतलब है, एक्सेलरेशन मस्ट बी 0। यहां से ये बात पता चल जाएगी, अगर फोर्स 0 है इट मीन्स दैट इज एक्सेलरेशन ऑन बॉडी मस्ट बी 0, मस्ट बी 0। जो है बॉडी पर एक्सेलरेशन होगा वो क्या होगा, वो 0 होगा। वो जरूरी है कि 0 ही होगा, क्योंकि फोर्स क्या है, फोर्स अगर 0 है तो इसका मतलब है कि उसका नेट एक्सेलरेशन 0 ही होगा। ये बात बताना चाह रहा है, ठीक है। यहां से भी वही बात निकल के आ रही है, यहां से भी निकल के आ रही है। अच्छा, मैं इनर्शिया पे चलता हूं थोड़ा सा, कि कोई भी बॉडी अगर अपना स्टेट चेंज करना चाहेगी तो खुद से तो कर नहीं पाएगी, उस पर फोर्स तो लगाना ही पड़ेगा। तो इनर्शिया के टर्म में कैसे इसे लिखा जा सकता है, इनर्शिया ऑफ बॉडी, मैं इसको ऐसे इनर्शिया के टर्म में लिख दूं तो ऐसे भी लिख सकता हूं, इनर्शिया ऑफ बॉडी, क्या लिख सकता हूं, इनर्शिया ऑफ बॉडी कैन बी चेंज, इनर्शिया ऑफ बॉडी कैन बी चेंज, कैसे चेंज होगी, inertia of body can be changed by applying force on it, by applying force on it, क्योंकि inertia तो ये कहती है कि inertia is the property of body by virtue of which body cannot change itself, its state। बॉडी अपनी खुद के स्टेट को खुद से चेंज नहीं कर सकती है जब तक उस पर फोर्स ना लगे। जब तक फोर्स ना लगे इसका मतलब वो इनर्शिया है, प्रॉपर्टी बॉडी की। यहां यही बोला जा रहा है कि बॉडी की अगर
इनर्शिया ऑफ बॉडी तभी चेंज हो सकता है जब उस पर फोर्स लगेगा, यही ला भी कहता है। जब तक फोर्स नहीं लगेगा तब तक बॉडी की जो बॉडी का इनर्शिया है वो चेंज नहीं होगा। तो इनर्शिया ऑफ बॉडी ओनली बी चेंज या ओनली कैन बी चेंज बाय अप्लाइंग एक्सटर्नल फोर्स ऑन इट या बाय अप्लाइंग फोर्स ऑन इट, ये हो सकता है। इसका दूसरा तरीका भी होता है। अच्छा, ये दिखेगा पीछे तक? नहीं दिख जाएगा। इसमें यह भी लिखा जा सकता है कि अनबैलेंस फोर्स रिक्वायर्ड होता है किसी बॉडी की स्टेट को चेंज करने के लिए। क्या लिख सकते हैं? अनबैलेंस फोर्स इज रिक्वायर्ड टू चेंज द स्टेट ऑफ बॉडी, दैट इज स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। कहां लिख दूं? दिखेगा या? चलो मैं यही लिखता हूं एक और तरीके से, एक डेफिनेशन और लिख रहा हूं। क्या लिखने जा रहा हूं? अनबैलेंस फोर्स इज रिक्वायर्ड टू unbalance force is required to change the, क्या होता है? unbalance force is required to, बैलेंस नहीं, unbalance force is required to change the state of body, state of body। आप इतना भी ले सकते हो, that is स्टेट ऑफ रेस्ट। क्या होता है? स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन। अनबैलेंस फोर्स इज रिक्वायर्ड टू चेंज द स्टेट ऑफ बॉडी, दैट इज स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन। अगर बॉडी की स्टेट को चेंज करना है तो अनबैलेंस फोर्स चाहिए। इंपॉर्टेंट लाइन है, अनबैलेंस फोर्स इज रिक्वायर्ड। अगर इनर्शिया चेंज करना चाहते हो तो क्या लगाना पड़ेगा? यहां बाय अप्लाइंग अनबैलेंस फोर्स ऑन इट, ये बोलना पड़ेगा इनर्शिया ऑफ बॉडी कैन बी चेंज बाय अप्लाइंग अनबैलेंस फोर्स ऑन इट। यहां जोड़ दीजिएगा अनबैलेंस फोर्स ऑन इट। अनबैलेंस फोर्स लगा करके ही किसी बॉडी का इनर्शिया चेंज कर सकते हो। या फिर दूसरे वर्ड में यही कहा गया है कि अगर अनबैलेंस फोर्स लगाते हो तो बॉडी की स्टेट चेंज हो जाती है। स्टेट चेंज होने का मतलब इनर्शिया चेंज हो जाता है। तो फर्स्ट लॉ यही कहता है। आप इसको किसी तरह से भी कह सकते हो। अब मैं बात करूंगा कि इक्विलिब्रियम का मतलब जो होता है, इस पर क्वेश्चन कैसे किए जाते हैं। न्यूटन के फर्स्ट लॉ पे क्वेश्चन कैसे पुटअप होते हैं और आपको कैसे सॉल्व करना है। तो पहले स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर बात करते हैं न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन न्यूटन फर्स्ट लॉ। चलिए तो क्वेश्चन लिखिए। फर्स्ट क्वेश्चन, स्ट्रिंग के क्वेश्चन इसी पर बेस्ड होते हैं, न्यूटन फर्स्ट लॉ। तो क्वेश्चन मेरे पास ये है, सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, ऐसा बोल दिया गया है। सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, फाइंड टेंशन इन स्ट्रिंग। टेंशन निकालना है आपको, टी निकालना है। कहां पे निकालना है? स्ट्रिंग में। क्वेश्चन क्या है आपके पास? क्वेश्चन ये है, एक स्ट्रिंग है जिसको आपने यहां से फ्री कर दिया है, इसके साथ फ्री नहीं किया है, लगा दिया है, तो टेंशन आएगा। आपके पास ऑलरेडी टेंशन है। यहां पर मैंने दे दिया है मास, कितना है? 5 kg। अब पूछा गया है ये जो स्ट्रिंग है इसमें बताओ कितना टेंशन होगा, क्योंकि जहां कांटेक्ट होता है वहां टेंशन आता है, जहां कांटेक्ट है वहां टेंशन आता है। बात तो सही है। ये स्ट्रिंग इस मास के साथ कनेक्ट है तो इसका मतलब है इस स्ट्रिंग में टेंशन होगा, और टेंशन देखना होता है तो अम्ब्रेला लगाना होता है। क्या? अम्ब्रेला। अम्ब्रेला कैसे खोलते हो? आप बॉडी के ऊपर बैठ जाओ, ये ऑब्जेक्ट है, इस पर बैठ जाओ और अम्ब्रेला खोल दो। जितना टेंशन इधर से दिख रहा है, फिर आप यहां पे बैठ जाओ इस पॉइंट पर, तो फिर अम्ब्रेला खोल दो। जब तक स्ट्रिंग चेंज नहीं होगी टेंशन चेंज नहीं होगा। तो ये टेंशन आ गया। अब यहां का टेंशन निकालोगे कैसे? टेंशन निकालने का तरीका क्या है? देखो सोल्यूशन में क्या बनता है, पहले तो ऐसा बना दिया, और इसका वेट कैसे होगा? 5g होगा। अब मैं बनाने जा रहा हूं FBD, फ्री बॉडी डायग्राम। क्या है? FBD। FBD क्या होगी? FBD
किसकी, ऑफ 5 kg। तो जिस मास का एफबीडी बनाना है या किसी भी ऑब्जेक्ट का एफबीडी बनाना है, बड़ी से बड़ी ऑब्जेक्ट है, जैसे मेरे पास ट्रेन है, मैं ट्रेन का एफबीडी बनाऊं तो मैं ट्रेन को क्या करूंगा, एक पॉइंट मान लूंगा। यहां पर क्या होगा, इस 5 kg मास को मैं पॉइंट मान लूंगा। इसका मुझे एफबीडी देखना है। एफबीडी का मतलब होता है उस पर लगे हुए फोर्सेस को देखना। कैसे फोर्स लगे, एक लगा हुआ है नीचे 5G और एक फोर्स लगा है ऊपर, टेंशन का फोर्स T। तो यहां मुझे आंसर बताना है कि कितना टेंशन होगा। तो टेंशन देखो आप, T इक्वल टू कितना आएगा, 5G। 5G का मतलब 5 इंटू जी के वैल्यू 10 रख दो, कितना आ जाएगा, 50 न्यूटन। सिंपल सा आंसर हो गया। ऐसे ही मैं दूसरा क्वेश्चन देखो लिखता हूं, सेम यही है, फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग। कैसे, ये मेरे पास क्वेश्चन ऐसा था। दूसरा क्वेश्चन मैं बना रहा हूं, ये यहां पर स्ट्रिंग के साथ एक वेट ये लगाया गया है और दूसरा वेट ये लगा दिया मैंने, ठीक। यहाँ 2 kg लगा है और यहाँ पर 5 kg लगा दिया। अब देखो टेंशन चेंज हो जाएगा अगर स्ट्रिंग चेंज हुई। यहाँ की स्ट्रिंग अलग है, यहाँ की स्ट्रिंग अलग है। तो यहाँ पर अगर टेंशन देखना होगा तो पहले मैं इसके ऊपर बैठूंगा, एक अम्ब्रेला ऊपर ओपन किया, फिर मैं ऊपर के पॉइंट की तरफ बैठूंगा, यहाँ पे ओपन कर दूंगा। ये स्ट्रिंग एक ही है तो टेंशन भी एक ही होगा। यहाँ पर देखो इस ऑब्जेक्ट के लिए इस पर बैठ जाओ और अम्ब्रेला ओपन करो तो एक टेंशन आ गया T2, ठीक है। अब वही काम क्या है, इसके पॉइंट पे बैठ जाओ तो इधर करोगे तो ये स्ट्रिंग एक है, इसलिए टेंशन भी एक है। ऊपर और नीचे से T2 रहेगा, ऊपर है T1 रहेगा। अब मेरा क्या काम है, मुझे बनानी है एफबीडी अलग अलग, फिर टेंशन में निकाल दूंगा T1 T2। तो जरा देखो किसके लिए आएगा, एफबीडी। एफबीडी समझ गए, फ्री बॉडी डायग्राम। बड़े से बड़े ऑब्जेक्ट को पॉइंट मानो और उस पर फोर्स लगाओ, फोर्सेस दिखाओ। जैसे पहले मैं देख रहा हूं किसके लिए, मैं देख रहा हूं 2 kg के लिए। एक 2 kg के लिए एफबीडी है और दूसरा एफबीडी किसके लिए है, मुझे बनानी है एफबीडी किसके लिए, 5 kg के लिए। 2 के लिए बनाना है। अगर मैं इस पे देखूंगा, इस पे देखूंगा तो क्या आएगा, 5 kg है, 5 kg पर नीचे क्या लगेगा, उसका वेट लगेगा तो 5G, नीचे आ जाएगा 5G आ जाएगा। और इस 5 kg पर ऊपर की ओर कितना लगा है, T2 लगा है, T2 लग गया। इसका मतलब T2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, T2 की वैल्यू आएगी 5G। 5G का मतलब 5 इंटू 10, तो यहां से आंसर आ जाएगा 50 न्यूटन। ये तो T2 की वैल्यू आ गई। ऐसे ही ऊपर जरा T1 के लिए इस पे जो 2 kg है उस पर देखो, 2 kg पर T1 लगा है, ऊपर लगा है T1। अच्छा, और नीचे की तरफ देखो T2 पर एक T2 नीचे की तरफ लगा हुआ है, नहीं आया। देखो इस वाले की बात करो, सिर्फ इसकी बात करो। अगर मैं इसकी बात करता हूं तो इस पे 2 फोर्सेस, एक 5G लगा है, ऊपर की तरफ T2 लगा है। अब मैं बात कर रहा हूं इसकी, 2 kg पर एक लगा है T1 ऊपर की तरफ और T2 लगा है नीचे की तरफ, ये ऐसे भी तो लगा है। तो यहां पर T2 आ गया, वो कितना आ गया, T2 आ गया। और दूसरी चीज देखो, वेट 2 kg का वेट कितना होगा, वो नीचे ही लगेगा। इसका वेट कहां लगेगा, नीचे लगेगा 2G। तो इसी पर नीचे की ओर क्या होगा, इसी पर नीचे की ओर लगेगा 2G। तो इसका मतलब यहां पर जो नेट फोर्स आएगा, ऊपर वाला फोर्स इज इक्वल टू क्या आएगा, 2G प्लस T2 आएगा। तो T1 की वैल्यू कितनी आएगी, 2G मतलब 2 इंटू 10 और प्लस T2 की वैल्यू 50, कितना आएगा 20 और प्लस 50 70 न्यूटन आ जाएगा। तो इस तरह से T1 T2 आप निकाल सकते हो। अब यहां पर क्या हो, मैंने पहले सिंगल का बताया, फिर डबल का बताया। अब अगर यहां पर मैं 3 मासेस ले लूं तो क्या होगा, 3 मासेस का पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर 3 मासेस का देख लेते हैं। चलो 3 मासेस का सिस्टम देख लो। अगर मैं 3 मासेस का सिस्टम देखूं तो ये मेरे पास सीन ऐसा आएगा। एक मास यहां होगा, मान लिया मैंने 2 kg, फिर मैंने मान लिया यहां पर 3 kg, फिर मैंने मान लिया यहां पर मेरे पास 5 kg। इस तरह के मासेस मेरे पास लगे हैं। अब मुझे क्या निकालना है, टेंशन निकालना है। टेंशन आपको लिख दिया जाएगा कि यहां टेंशन कितना है। चलो ऐसे बना दिया गया, मान लो ऐसे बना दिया गया। टेंशन यहां पे T3 है, यहां पे T2 है, यहां पर T1 है। तो आप देखो केवल एरो ऊपर की तरफ ही थोड़े होंगे। अम्ब्रेला अगर इस पे बैठ के खोलोगे तो ऊपर की तरफ खुलेगा, फिर इस पॉइंट पर भी तो खोलोगे तो ऐसा बनेगा। अगर यहां पर बैठ के खोला है ऊपर की तरफ तो यहां पर बैठ के खोलिए,
ऐसे ही यहाँ से खोला गया है तो ऊपर से भी खोलिए, तो ऐसा नहीं कि केवल T3 ऊपर की तरफ लगेगा नीचे नहीं लगेगा। ठीक है, तो पहले मैं FBD देखता हूँ, किसके लिए, पहले मैं FBD देखता हूँ इसके लिए, तो क्या आएगा FBD फॉर 5 kg। तो 5 kg वाले के लिए क्या आएगा, जाके यहाँ लिखा जाएगा 5 kg, और इस पर देखो इसका वेट लगेगा 5g, तो 5g नीचे आ गया, और ऊपर की तरफ क्या लगा हुआ है, T3 लगा है। तो इसका मतलब यहाँ से जो T3 आएगा वो 5g हो गया, तो 5g का मतलब हो गया 5 × 10, तो आंसर यहाँ से कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 50 न्यूटन। तो यहाँ से सिंपली हमने, पहले हम छोटे से शुरू करते हैं, फिर अब बात करेंगे इस पर। जब इस पर निकालेंगे इस पर, तो जरा देखो कैसे निकलेगा, FBD फॉर 3 kg, 3 kg के लिए निकालेंगे तो क्या आएगा, यहाँ लिखा मैंने 3 kg पे देखो जरा सा, ऊपर की तरफ लग रहा है T2 और नीचे की तरफ देखो क्या लग रहा है, T3 लग रहा है, और साथ में क्या लगेगा, इसका वेट भी तो लगेगा, नहीं लगेगा 3g, तो वेट भी लगेगा, इस पर वेट लगेगा 3g। तो यहाँ से जो आंसर आएगा T2 की वैल्यू वो कितनी आएगी, वो आ जाएगी 3g प्लस T3 आ जाएगा, क्योंकि T3 नीचे लग रहा है और 3g भी नीचे लग रहा है, तो 3g का मतलब हो गया 30 और ये हो जाएगा कितना 50। तो ये कितना मेरे पास आ गया, ये आ गया 80 न्यूटन आ गया। अब मैं बात करूं FBD किसके लिए, FBD चाहिए मुझे 2 kg के लिए, तो यहाँ से 2 kg की बात करूंगा तो क्या आएगा, 2 kg के लिए ऐसे बनाओ, तो 2 kg पे लगेगा ऊपर क्या T1, और देखो नीचे के लिए क्या लग रहा है, T2 लग रहा है, तो T2 लगा दीजिए, T2 लग गया, यहाँ से T2 लगेगा, और इसका तो वेट भी तो नीचे लगेगा 2g, तो इसका मतलब नीचे के तरफ क्या लगेगा 2g, तो T1 की जो वैल्यू आएगी वो 2g प्लस T2 हो जाएगा, 2g मतलब 20 और इसकी T2 की वैल्यू देखो 80 आई है, तो यहाँ से हो जाएगा 100 न्यूटन। क्या आ गया, 100 न्यूटन। इन सिंपल तरीके से चीज़ों को डील करना है, बस ये देखना है कि सिस्टम शुड बी इन इक्विलिब्रियम, अगर सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तभी आप ये चीज़ें कर पा रहे हो। इसके बाद कुछ और बात करते हैं, पहले स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, फिर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। ले लिया, चल नेक्स्ट क्वेश्चन, सेम चीजें हैं, सिस्टम इक्विलिब्रियम में ही रहेगा और आपको टेंशन ही फाइंड करने हैं। तो दो अलग अलग तरीके से समझते हैं और फिर न्यूटन फर्स्ट लॉ कंप्लीट हो जाएगा। ऐसी ही प्रॉब्लम बनती है, सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, फाइंड द टेंशन इन बोथ द स्ट्रिंग, ऐसे कर लीजिए, फाइंड द टेंशन T1 एंड T2, ऐसा कर लो, T1 T2 इन स्ट्रिंग, क्वेश्चन ऐसे हो जाएगा। अब जरा देखो मैंने क्या किया, ये मेरे पास एक ऐसा फ्रेम है, अब मुझे यहां से एक ऑब्जेक्ट है मेरे पास, ये क्या है ऑब्जेक्ट, ये मेरे पास जो ऑब्जेक्ट है इसका मास मैंने ले लिया है कितना 5 kg, ठीक है, और यहां से मैंने इसको कनेक्ट कर दिया और एक मास एक तरफ से मैंने इसको कनेक्ट कर दिया, ये 5 kg है, इधर का जो मैंने एंगल लिया वो 53 डिग्री है, इधर से एंगल कितना है 53 डिग्री, और इधर का जो एंगल है वो 37 डिग्री है। ये दोनों वेल नोन एंगल हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। अब मुझे क्या निकालना है, एक टेंशन इधर देखना है, मान लो T1 है, इधर टेंशन T2 है, मुझे इन टेंशन को फाइंड आउट करना है। तो कैसे फाइंड आउट करें, थोड़ा फिगर और अच्छा सा बना ले तो और क्लियरिटी आ जाएगी। देखो इस मास को मैं पॉइंट मास मान लूंगा क्योंकि मैं FBD बनाने जा रहा हूं, तो मैंने यहाँ पे इस मास को पॉइंट मास मान लिया, इसका पॉइंट मास मानेंगे तो इसका जो वेट आएगा वो 5g आएगा, 5g मतलब 50 न्यूटन आ जाएगा, क्लियर हुआ। और यहाँ से ऐसा कुछ है, ये फ्रेम ऐसा था, यहाँ देखो ऐसे है, ये एंगल आपके पास 53 डिग्री है, तो ये मैंने हॉरिजॉन्टल बना दिया, ये 53 है तो ये भी 53 डिग्री हो जाएगा, इधर का टेंशन कितना है, यह है T1, तो T1 को रिजॉल्व कर दीजिए, इधर जो आएगा वो क्या आएगा T1 cos 53 आने वाला है,
और ऊपर की तरफ कितना आएगा, देखो जाके ऊपर की तरफ जो आएगा वो आएगा T1 sin 53 मिल जाएगा। अच्छा, इसकी वैल्यू भी देख लो, दो एंगल बनते हैं, दो एंगल का मतलब एक एंगल ये है और एक एंगल ये है। अगर मैं यहाँ पे 37 लिखता हूँ तो यहाँ पे 3 आएगा, यहाँ पे 53 लिखता हूँ तो मेरे पास आ जाएगा यहाँ 4, यहाँ 5 तो होता ही है, ये अपने आप वैसे ही चेंज कर लेंगे, सॉरी इसको 3 होना पड़ेगा राइट एंगल के लिए। अब यहाँ से बच्चों काम ये करना है कि इनकी वैल्यूज पुट करनी है। तो देखो मैं 53 वाले के लिए लिख दूँ कि अगर cos 53 होगा तो cos 53, cos का मतलब 3/5 होगा, तो यहाँ से आ जाएगा 3/5 T1 आ जाएगा। अगर मैं साइन की बात करूँ तो साइन में हो गया 4/5, तो इसकी जो वैल्यू आएगी T1 sin 53, यहाँ से आ जाएगा sin 53 की जो वैल्यू देंगे यहाँ से 4/5 देंगे, और cos 53 की जो वैल्यू मिलेगी वो कितनी आएगी 3/5। ऐसे यहाँ से भी देख लो, यहाँ से जो sin 37 आएगा वो आएगा 3/5 और जो cos 37 आएगा वो आएगा 4/5। तो इन वैल्यूज़ की आपको ज़रूरत पड़ने वाली है इस ट्रायंगल में, तो यहाँ वैल्यू पुट कर लेंगे अभी। अच्छा, ऐसे ही ज़रा देखो इस वाले को मिलाओ, ज्वाइन करो इसके साथ। ये वाला एंगल कितना है 37 डिग्री, तो ये हो जाएगा 37 डिग्री। यहाँ से इसको ब्रेक करो, ये T2 है आपके पास, तो इधर जो आने वाला है वो आएगा T2 cos, क्योंकि इधर कंपोनेंट एंगल के साथ बनता है वो cos बनता है, तो यहाँ आएगा 37। अच्छा, ऊपर की तरफ जो जाएगा तो क्या हो जाएगा, इधर जब जाएगा तो ये बन जाएगा T2 sin 37 डिग्री हो जाएगा। अब देखो सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, इसका मतलब फोर्सेस अलोंग x डायरेक्शन और फोर्सेस अलोंग y डायरेक्शन वो क्या होंगे, इक्वल टू 0 कर देंगे, मतलब सम देख लेंगे। तो देखते हैं क्या, सिंस सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम दैट इज, जो सिग्मा fx होगा वो 0 होगा, इसका मतलब इधर वाला पॉजिटिव है इधर वाला नेगेटिव है। इसकी जरा वैल्यू देख लो, cos 37 कितना है, यह है 4/5, तो यहाँ से जो वैल्यू होगी इसकी ये 4/5 T2 आ जाएगा। तो इधर वाला पॉजिटिव होता है इधर वाला नेगेटिव होता है, तो यहाँ रख लीजिए 3/5 T1 माइनस 4/5 T2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 5 हटा दीजिए, 3T1 इक्वल टू 4T2। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, T1 इक्वल टू 4/3 T2 कर लीजिए, तो ये आंसर आ जाएगा इस तरह से T1 का। अच्छा, फिर देखो जरा सा सिग्मा Fy देख लीजिए, क्योंकि सिस्टम तो इक्विलिब्रियम में है। ऊपर की तरफ देखिए तो ऊपर वाला प्लस रहता है नीचे वाला माइनस रहता है, तो दोनों का सम 0 हो जाएगा। T2 sin 37 प्लस T1 sin 53 माइनस 50, ये दिया गया इक्वल टू 0। यहाँ देखो T2 sin 37 कितना है 3/5 प्लस T1 sin 53 ऊपर से उठाएंगे, 53 4/5 माइनस 50 इक्वल टू 0। तो यहाँ जरा देखो इसको सबको 5 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आएगा 3T2 प्लस 4T1, ये उधर जाएगा तो 5 से मल्टीप्लाई होगा तो 250 हो जाएगा। अब यहाँ पर T1 की वैल्यू भी पुट कर दो, तो 3T2 प्लस 4T1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ देखो 4T2 अपॉन T, यहाँ पे आएगा 3, तो यहाँ एलसीएम ले लोगे, यहाँ से क्या आएगा एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, ये चीज़ आपको दिख जाएगी, ये यहाँ पर क्या है 3 है, ठीक है दिखेगा। अभी से क्या आएगा 250 आया। अब मैं इधर लिखता हूँ, यहाँ देखो एलसीएम लोगे तो ये 9 होगा और यहाँ 16, ये हो जाएगा 25, क्या आएगा 25 T2, और इधर जाएगा तो ये 3 इधर चला जाएगा, तो कितना आ जाएगा जाके 25 × 3, तो इसको मल्टीप्लाई कर दे, इससे कैंसिल आउट कर देंगे 10, तो T2 की वैल्यू आ जाएगी बच्चों 30 न्यूटन। अगर T2 निकल आया तो T1 यहाँ से निकाल लीजिए, T1 इक्वल टू कितना मिलेगा 4/3
4/3 इंटू T2, T2 कितना है, तो T2 निकालिए 4/3 इंटू T2 की वैल्यू आपने निकाली 30, तो इससे कैंसिल कर दो, यहाँ से 10 कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 40 न्यूटन। तो इस तरह से T1 भी निकल आएगा। तो T1 और T2 निकालना आसान है, बस एक कंसेप्ट आपको आना चाहिए। अगर सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, क्या है, सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, और ये तभी होगा जब आपको कंसेप्ट पता होगा कि न्यूटन फर्स्ट लॉ का फीलिंग क्या है। न्यूटन फर्स्ट लॉ कहता है अगर फोर्स नहीं लगा है, नहीं लगा है, इसका मतलब सिस्टम इक्विलिब्रियम में है। सिस्टम इक्विलिब्रियम का है, इसका मतलब फोर्सेस, सम ऑफ फोर्सेस अलोंग x डायरेक्शन मस्ट बी जीरो, सम ऑफ फोर्सेस अलोंग y डायरेक्शन मस्ट बी जीरो, सम ऑफ फोर्सेस अलोंग z डायरेक्शन मस्ट बी जीरो। तो इस तरह करने पर आपको रिजल्ट मिल जाता है। होपफुली ये चीजें आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। आगे ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं जहां पर आपको फ्रेम करना होता है। मैं एक क्वेश्चन आपके लिए छोड़ दे रहा हूं, उसको आप करेंगे, ठीक है। पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं क्वेश्चन दे दूं। चलिए क्वेश्चन बना लीजिए। ये जरूर याद कर लीजिएगा, 37 और 53 डिग्री के जो लिए साइन कॉस का बनाना पड़ता है टेबल, ये जरूर याद रखिएगा। चलो इस तरह से क्वेश्चन करना है। T1 T2 फिर से निकालने हैं, और कुछ आपके पास ऐसा सीन है, ये फ्रेम है, ठीक है। इस फ्रेम में यहां से आपने एक ब्लॉक को लगा दिया है, ऐसे करके इधर ले लिया है T2 और इधर ले लिया है T1। ऐसा कुछ फ्रेम आप कर लीजिए, क्वेश्चन में ऐसा कुछ है नहीं कि इधर भी T1 T2 ले लेंगे, इशू नहीं पड़ता है, ठीक है। इधर T1 ले लो, इधर T2 ले लो, या इधर T2 ले लो, इधर T1 ले लो, आप क्वेश्चन करना। इधर का जो एंगल है वो 37 डिग्री है, कितना है, 37 डिग्री है, और इसका जो रिजल्ट है वो 3 kg है। इस बार क्या है, 3 kg है। बस अब आप क्वेश्चन इसको कर लेंगे। तो यहाँ पे करने के लिए मैं थोड़ा सा हेल्प कर दे रहा हूँ। देखो इधर आपको ब्रेक नहीं करना है, ये तो ऑलरेडी ठीक है। 37 है तो इधर 37 आ जाएगा, इधर 37 आएगा तो इधर तोड़ेंगे तो क्या आएगा, ये आ जाएगा T1 cos 37, ये क्या आ जाएगा cos 37, और ऊपर देखेंगे तो ये मिल जाएगा T1 sin 37। क्वेश्चन छोटा ही है, ये 3 kg है तो इसका मतलब 30 न्यूटन आ जाएगा, मतलब 3g आया, 3g मतलब 30 न्यूटन आ जाएगा। अच्छा फिर से मैं टेबल देखो आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे क्या है, 37 है, 37 डिग्री है तो इसका मतलब 3 है, ये 4 है और ये 5 है। साइन 37 देखोगे तो क्या आएगा 3/5, और cos 37 देखोगे तो मिलेगा 4/5 बेस अपॉन हाइपोटेनियस, और इसका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो यहाँ वैल्यू पुट करो, देखो इसके लिए क्या मिलेगा, इसकी जो वैल्यू मिलेगी वो कितनी मिलेगी, T1 और cos 37 कितना है 4/5, तो ये 4/5 T1 मिल जाएगा। इसकी जरा वैल्यू बताओ कितनी होगी, T1 और साइन है 3/5, तो ये हो जाएगा 3/5 मिल जाएगा। अच्छा यहाँ पे सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, सिंस सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम। अब चीजें आपको समझ में आ गई हैं कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के फोर्सेस सेम होंगे, इसका मतलब T2 किसके इक्वल हो जाएगा, इसके इक्वल हो जाएगा। तो T2 की वैल्यू पहले लिख लो, 4/5 T1 ही होगा, एंड वर्टिकल फोर्सेस भी सेम होंगे, तो क्या हो जाएगा यहाँ से देखो 3 T1/5 मस्ट बी इक्वल टू 30, तो यहाँ से कैंसिलेशन ले लो, तो T1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, T1 की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 30 × 5/3, 3 से कैंसिल करेंगे 10, यहाँ से आ जाएगा 50 न्यूटन। तो T1 की वैल्यू आपको मिल गई 50 न्यूटन सिंपली। तो T2 कितना हो जाएगा, T2 हो जाएगा 4/5 × 50, तो यहाँ से कैंसिल करेंगे तो ये आ जाएगा 10, यहाँ से आएगा 40 न्यूटन। थोड़ा सा कंसेप्ट समझने में टाइम लगेगा, बाकी जब क्वेश्चन होंगे तो फटाफट हो जाएंगे। होपफुली आपको ये कंसेप्ट भी समझ में आ गया होगा कि न्यूटन फर्स्ट लॉ की फीलिंग क्या है और उस पर क्वेश्चन कैसे फ्रेम होते हैं। तो इस तरह से स्ट्रिंग वाले क्वेश्चन फ्रेम हो जाते हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां हम बात करेंगे न्यूटन सेकेंड लॉ। उस पर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं, पुली का कॉन्सेप्ट हो या फिर
एक दो ब्लॉक लगे हैं उन पे फोर्सेस लगे होते हैं, फिर स्ट्रिंग वाले क्वेश्चन भी फॉर्म हो जाते हैं सेकेंड लॉ पे। तो बहुत वैरायटी ऑफ क्वेश्चन हम लोग बात करेंगे, सेकेंड लॉ को समझेंगे इन डिटेल। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।